पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आज की क्लास में आप सीखेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स क्लास 8 में भी आपने सीखा है। ठीक है, क्लास 8 में भी आप लोग को बताया गया था। बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेल के ऑर्गन्स जैसे होते हैं जो कि सेल को हेल्प करते हैं टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में अलग अलग जो ऑर्गन्स है जैसे हैंड, लेग्स, ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। वैसे ही हर एक सेल के पास अलग अलग ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं उन्हें अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कि सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो सेल के ऑर्गन्स के जैसे काम करते हैं टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। क्लियर? जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एनिमल सेल का एग्जांपल दिया है। एनिमल सेल में जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है सेल मेम्ब्रेन बताया गया है, ये आप लोग को पहले भी क्लासेस में समझाया गया है। अब देखो सेल ऑर्गेनेल में जो आज की क्लास में आप सीखोगे वो क्या क्या है, दैट इज वैक्यूल के बारे में, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एनिमल सेल नहीं लिखती तो आप कैसे पहचानते कि ये एनिमल सेल है? वेरी इजी, आप इजीली पहचान सकते हो। कैसे? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे कि मैंने जो आउटर लेयर यहाँ पे बनाई है उसमें क्या लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाहर सेल वॉल नहीं है। आपको बताया गया था कि जो सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। अगर इस सेल में मैंने सेल वॉल नहीं लिखा है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है, दैट मीन्स ये कौन सा सेल बनाया गया है, ये बनाया गया है एनिमल सेल। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली इसका जो शेप होता है वो ट्यूब लाइक होता है और जब ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है उस टाइम इसका जो शेप होता है वो राउंड शेप का भी होता है। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लेट्स सी हियर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज RER। RER मीन्स क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो सेकेंड टाइप होता है वो है SER, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ क्वेश्चन इज की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम रफ कह रहे हैं, बेसिकली क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो इसका सरफेस कैसा ऑब्जर्व होता है, कैसा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो सरफेस है ऊंचा नीचा सा दिखता है, उबड़ खाबड़ सा दिखता है, स्मूथ नहीं दिखता है। इसीलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या नाम दिया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो राइबोसोम है इनका फंक्शन होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, तो क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो ये हेल्प करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं जहां पे इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं सेल के, वहां पे भी इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, अब जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है सेल के उन पार्ट्स में जहां पे इनकी जरूरत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिगर देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है समहाउ न्यूक्लियस के साथ कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देखो दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज RER, और यहाँ पे मैंने बनाया है SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंसेस देखो, RER में मैंने पिंक कलर से डॉट्स बनाए हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, राइबोसोम्स को। वहीं SER के सरफेस के ऊपर मैंने कुछ नहीं बनाया है, दैट मीन्स उसका जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट टाइप इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जस्ट मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस में कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और जब इन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है तो इनका सरफेस एकदम स्मूथ दिखाई देता है। क्लियर। अब इनके ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन ये है कि ये हेल्प करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, या आप बोल सकते हो इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। लिपिड अगर आपको याद आ रहा हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप लोगों को सिखाया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। याद आया? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है। तो जो लिपिड है वो कौन बनाता है? दैट इज मतलब लिपिड बनाने में जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये लिपिड अल्टीमेटली हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इट इज अ प्रोसेस इन विच मेम्ब्रेन फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिपिड, ठीक है। जो कि कौन सिंथेसिस कर रहा है? जो कि सिंथेसिस कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल के अंदर किसका फॉर्मेशन करता है? नेटवर्क सिस्टम का फॉर्म करता है। नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करने का मीनिंग ये है बेसिकली प्रोटीन और यू कैन से फैट, लिपिड मॉलिक्यूल्स इनको मूव करवाता है सेल के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, जहाँ पे भी इनकी जरूरत होती है। तो ये नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है। प्लस जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, सारा जो नेटवर्क सिस्टम है वो किसकी हेल्प से होता है? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनल इज गोल्गी एपेटस। जो गोल्गी एपेटस है सबसे पहले डिस्क्राइब किया, जिन साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया उनका नाम था कैमिलो गोल्गी, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इस ऑर्गेनल का नाम रखा गया दैट इज गोल्गी एपेरेटस, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम क्या था? कैमिलो गोल्गी, ठीक है। गोल्गी एपेरेटस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे ही समहाउ होता है। जैसे मैंने बताया था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी ट्यूब लाइक और स्फेरिकल इन शेप होते हैं। सिमिलरली जो गोल्गी एपेरेटस है वो भी ट्यूब लाइक और स्फेरिकल शेप के होते हैं, जो कि एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पैरेलली जो ये प्रेजेंट होते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कैसे। लुक हियर, देखो यहाँ पे जो ये वाला जो फिगर दिया हुआ है, देखो इसे, कि यहाँ पे जितने भी ये पैरेलल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये सब क्या है? पैरेलल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ये पार्ट है किसके? ये पार्ट है गोल्गी एपेरेटस के, ठीक है। गोल्गी एपेरेटस के पार्ट हैं। जैसे मैंने बताया कि ये ट्यूब लाइक भी प्रेजेंट हो सकते हैं या स्फेरिकल शेप के भी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्फेरिकल शेप में तब प्रेजेंट होते हैं जब ये इन्वॉल्व होते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज जो आप लोग को याद रखना है कि जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में और फैट मैन्युफैक्चर में या लिपिड मैन्युफैक्चर में। तो जब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और प्रोटीन को सिंथेसाइज करके साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है और उसको डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना होता है, तो वो किस फॉर्म में मूव करते हैं? वो मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ठीक है। वेसिकल के फॉर्म में मूव करते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आप लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना माइंड में रखिए कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर वो किस फॉर्म में होता है? वेसिकल की फॉर्म में, ठीक है। और ये जो वेसिकल है देन एंटर करते हैं कहाँ पे? ये एंटर करते हैं इन गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस का काम होता है उस वेसिकल को मॉडिफाई करना अच्छे से, ठीक है, मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना, ठीक है। और उसके बाद सेल के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना जहां पे इसकी जरूरत होती है, ठीक है। समझ में आया? तो गोल्गी एपेरेटस का मेन काम क्या है? मेन काम है पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करना।
देखो जैसे कि मैंने बताया कि जो गोल्गी एपेटाइटिस जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है। सिमिलरली जो गोल्गी एपेटाइटिस है ये भी क्या फॉर्म करता है, ये भी फॉर्म करता है नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क सिस्टम दैट मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, और दूसरा जो इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग का काम करना, मॉडिफिकेशन का काम करना। ठीक है, और आफ्टर दैट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना उस पार्ट में सेल के जहाँ पे इसकी जरूरत होती है। ठीक है, एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी एपेटाइटिस का वो ये है कि गोल्गी एपेटाइटिस जो है वो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को याद होना चाहिए कि जो गोल्गी एपेटाइटिस है ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ठीक है, जिसके बारे में अभी आप लोग को बताया जाएगा। क्लियर है गोल्गी एपेटाइटिस के बारे में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज लाइजोसोम। थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनेल इज लाइजोसोम। लाइजोसोम्स बेसिकली क्या है, लाइजोसोम्स डस्टबिन ऑफ सेल के जैसे बिहेव करते हैं। अब डस्टबिन ऑफ सेल के जैसे बिहेव करते हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे आपके घर में जो डस्टबिन है उसका क्या रोल है, बेसिकली आपके घर में ये है कि घर का जितना भी कूड़ा करकट है आप कहाँ डंप करते हो, अपने डस्टबिन में। ठीक है, सिमिलरली सेल में जितने भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं उनको कहाँ भेज दिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है लाइजोसोम्स में। ठीक है, तो दैट्स वाई लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं, डस्टबिन ऑफ सेल। डस्टबिन ऑफ सेल दैट मीन जितना भी कूड़ा करकट है उनको किस में डंप किया जाता है, लाइजोसोम्स में, ताकि जो सेल है वो कैसा रह सके, सेल को साफ सुथरा रखा जा सके, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज जो लाइजोसोम है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जितना भी कूड़ा करकट सेल लाइजोसोम के अंदर भेज रहा है तो उसको खत्म भी तो करना होगा। तो उस वेस्ट मटेरियल को खत्म करने के लिए कुछ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है कि उन अनवांटेड मटेरियल्स को क्या करना, सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली खत्म कर देना, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अगर आ रहे हैं सेल के अंदर उनको किल करना। ठीक है, नेक्स्ट इज की लाइजोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि व्हाई लाइजोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, देन योर आंसर विल बी, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी कि लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है कि जब सेल अगर बूढ़ा हो जाए, ठीक है, अगर सेल बूढ़ा हो जाए या सेल को अगर कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, और जिसके वजह से सेल कुछ काम ना कर पाए, ठीक है, तो उस टाइम जो लाइजोसोम है वो बेसिकली क्या करता है, लाइजोसोम बस्ट करता है, दैट मीन्स ब्लास्ट कर जाता है सेल के अंदर। और सेल के अंदर जब ये ब्लास्ट करता है तो नॉर्मल सी बात है उसके अंदर जितने भी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो भी कहाँ रिलीज हो जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो सेल के साइटोप्लाज्म में जैसे ही एंजाइम रिलीज हो जाते हैं ये क्या करेंगे, अपने सेल को ही खा जाते हैं, सेल को ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, लाइजोसोम जिस सेल का पार्ट था उसी को ही खत्म कर देता है, दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। दैट्स वाई लाइजोसोम को क्या कहते हैं, लाइजोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, कब, अगर जब सेल किसी भी काम करने के लायक ना बचे। ठीक है, ऐसा दो ही कंडीशन में हो सकता है, पहला अगर सेल बूढ़ा हो जाए, दैट मीन्स व्हेन सेल गेट वेरी ओल्ड। ठीक है, और दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर सेल किसी भी रीजन की वजह से इंजर्ड हो जाए, ठीक है, उस टाइम। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। जो फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है अभी 9th क्लास के अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हायर क्लासेस में जाके आप लोग को इसके बारे में और ज्यादा सीखना होगा। जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये स्ट्रक्चर दिया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को आप क्या कहोगे, आउटर लेयर को आप कहोगे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेन रिएक्शन चलती है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फोल्डेड, ठीक है, यहाँ पे जो अलग अलग फोल्डिंग्स आपको दिख रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे। क्लियर? ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जस्ट माइंड में ये सारी चीजें रखिए।
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी रेस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वैसे रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, आधा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में, और जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जिसके बारे में हायर क्लासेस में आप लोग और अच्छे से सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है कि जब रेस्पिरेशन फाइनल स्टेप जो होता है रेस्पिरेशन का इन माइटोकॉन्ड्रिया, उस टाइम जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो स्टोर कर ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दैट मींस रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको स्टोर कर लिया जाता है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और इस एटीपी को यूज करता है सेल जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको ये याद होना चाहिए कि किसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए एटीपी, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म याद होना चाहिए बच्चों आप लोगों को, जो कि है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, साथ ही साथ इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। सभी ऑर्गेनेल के पास अब खुद का डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और आगे हम बताएंगे कि और किसके पास होता है, लेकिन अभी जानो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये कुछ काम है जो कि खुद से कर लेता है और न्यूक्लियस पर कम डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, देन योर आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनल इज प्लास्टिड्स, ठीक है। जो प्लास्टिड है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार गलती करते हो आप लोग कि प्लास्टिड को भी एनिमल सेल में शो कर देते हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। ऑलवेज रिमेंबर जो प्लास्टिड है वो कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है? दैट इज प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो प्लास्टिड है इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है समहाउ माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। लेट मी शो हियर, यहाँ पे देखिए आप कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे मेन रिएक्शन चलती है उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने नाम दिया था मैट्रिक्स, ठीक है। सिमिलरली प्लास्टिड के केस में जो रिएक्शन चलती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मेन रिएक्शन मैट्रिक्स में चलती है, कैसे याद रखोगे? एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में मेन रिएक्शन चलती है मैट्रिक्स में, और जो प्लास्टिड्स हैं इनमें जो मेन रिएक्शन है वो कहाँ चलती है? मेन रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा में। क्लियर, ठीक है। जो प्लास्टिड है इनमें भी खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और साथ ही साथ राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो अब आप लोग को दो ऑर्गेनल पता चल गए हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। पहला कौन सा बताया गया है? पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लेट्स सी हियर। Plastids are basically of two types. First जो है that is chromoplast and second is leucoplast. दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनमें की कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। कैसे पहचानोगे कि ये प्लास्टिड है? देखो नाम के लास्ट में ही प्लास्ट लिखा हुआ है, देखो प्लास्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए ल्यूकोप्लास्ट इज व्हाट, तो ल्यूकोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। सिमिलरली क्रोमोप्लास्ट भी क्या है? इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कलर्ड प्लास्टिड, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। इनमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है। पहला डिफरेंस क्लियर है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज जो क्लोरोप्लास्ट है, जो कि आप लोगों को पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट, देखो इसमें भी लास्ट में प्लास्ट आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है। और जो क्लोरोप्लास्ट है इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, दैट मीन्स क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है बताओ, यस दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल कौन से कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट के अलावा भी क्लोरोप्लास्ट में और भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज येलो और ऑरेंज। क्लियर। नेक्स्ट इज जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ देखने को मिलेगा? जो ल्यूकोप्लास्ट है बेसिकली आपको जितने भी फूड मटेरियल हैं जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं, ऑयल को स्टोर करते हैं, ठीक है, ऐसे फूड मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो डिफरेंसेस क्लियर है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में मेन डिफरेंस क्या आपको याद होना चाहिए, जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, अब देखो जो ल्यूकोप्लास्ट का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो ल्यूकोप्लास्ट है बेसिकली किसमें देख सकते हो आप, ऐसे फूड मटेरियल में जो कि स्टोर करते हैं स्टार्च को या प्रोटीन को या ऑयल को। तो इसमें एक जो एग्जांपल यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ दैट इज ऑफ पोटैटो। ठीक है, जो पोटैटो है बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पोटैटो में प्रेजेंट होता है स्टार्च। ठीक है, तो जो स्टार्च जो स्टोर कर रहा है यहाँ पे कौन है, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जिसका जो कलर है बेसिकली कलरलेस है। ठीक है, क्योंकि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स है बेसिकली इन्हें आप क्या कह सकते हो, स्टोरेज सैक्स। स्टोरेज सैक का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स ये जो वैक्यूल्स हैं ये थैले के जैसे प्रेजेंट होते हैं। जो वैक्यूल्स है थैले के जैसे प्रेजेंट होते हैं, छोटे बड़े थैले के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, जिनका काम होता है कि सॉलिड या जो लिक्विड कंटेंट है सेल का उसको स्टोर करना। ठीक है, जितना भी यूजफुल सॉलिड और लिक्विड कंटेंट है, ये नहीं कि वेस्ट वाला, जो यूजफुल सॉलिड और लिक्विड कंटेंट एक्स्ट्रा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है सेल में, वो किस में स्टोर होता है, वैक्यूल में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वैक्यूल्स हैं वो एनिमल्स के केस में स्मॉल साइज में होते हैं या कुछ केस में एब्सेंट ही होते हैं। वहीं जो प्लांट्स है, प्लांट्स के केस में जो वैक्यूल्स हैं वो लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, शुगर, दैट मीन्स जितना भी कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, ठीक है, उनको कौन स्टोर करता है, वैक्यूल स्टोर करता है प्लांट्स के केस में। चलिए देखते हैं कि प्लांट के केस में जो वैक्यूल का साइज है वो कैसा होता है और एनिमल्स के केस में कैसा होता है। देखिए यहाँ पे प्लांट सेल बनाया गया है। प्लांट सेल में कैसे पहचानोगे, देखो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, तो तुरंत आपको पहचानना है कि ये कौन सा सेल बनाया गया है, प्लांट सेल। इसके अंदर देखो ये जो वैक्यूल है कितना बड़ा है, ठीक है, इसका साइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जिसमें बड़ा साइज का वैक्यूल है दैट मीन्स वो कौन सा सेल कॉमनली होना चाहिए, दैट इज प्लांट सेल। ठीक है, और जो नेक्स्ट है दैट इज एनिमल सेल। एनिमल सेल में देखो यहाँ पे एनिमल सेल में क्या बताया गया है, एनिमल सेल में देखो वैक्यूल्स का जो साइज है कितना छोटा छोटा है। बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अच्छा एक और डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो एनिमल सेल है इसमें प्लास्टिड आपको कहीं दिख रहा है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि जो प्लास्टिड है वो कौन सा सेल में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होना चाहिए, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। तो यहाँ पे प्लास्टिड कहाँ है, यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है प्लास्टिड को इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अमीबा के केस में पहले भी आप लोगों को ये बताया गया है, अमीबा के केस में जो फूड मटेरियल होता है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में, फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो वहां पे भी जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है, दैट इज वैक्यूल। ठीक है, अमीबा के केस में जो फूड मटेरियल है कौन स्टोर करता है, फूड वैक्यूल्स। क्लियर।
नेक्स्ट इज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस पहले भी समझाया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ओनली वन सेल से बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल टाइप के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है एक्सेस वाटर या जितना भी अनवांटेड मटेरियल है उसको क्या करना? सेल के बाहर करना। ठीक है, सेल के बाहर अंदर करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है?